विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता के बाद अब हम चलते हैं एकाधिकार या मोनोपोली की तरफ। आज हम अध्ययन करेंगे मोनोपोली या एकाधिकार किसे कहा जाता है और इसके लिए आधारभूत दशाएं कौन कौन सी है तथा एकाधिकारी शक्ति के क्या क्या कारण हैं। इसकी सबसे पहले हम एक परिभाषा लेते हैं जो लिप्से एवं क्रिस्टल ने दी है कि एकाधिकार उस समय उत्पन्न होता है जब एक फर्म, जिसे एक एकाधिकारी कहा जाता है, एक उद्योग की संपूर्ण उत्पत्ति स्वयं करती है। यानी एक अकेला उत्पादक हो जाता है जो पूरे उद्योग की यानी संपूर्ण बाजार की उत्पत्ति का जो उत्पादन है वो स्वयं करता है, तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं। इसे एक अन्य परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एकाधिकारी एक ऐसी वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसके समीप के स्थानापन्न पदार्थ नहीं होते हैं। यानी वो जिस वस्तु का उत्पादन करता है वैसी या उसकी जगह काम आने वाली किसी भी वस्तु का दूसरा कोई उत्पादक नहीं होता है, तो उसे हम एकाधिकारी कहेंगे। एकाधिकारी जो होता है वो कीमत निर्धारक होता है ना, न कि कीमत स्वीकारक। यानी मोनोपोलिस्ट आर प्राइस मेकर नॉट ए प्राइस टेकर। यानी वो प्राइस को स्वयं निर्धारित करता है, स्वीकार नहीं करता है। जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म जो उद्योग में कीमत निर्धारित हो जाती है उसको दिया हुआ मान करके चलती है, तो इस प्रकार से एकाधिकारी नहीं करता है, वो स्वयं कीमत का निर्धारण करता है। एकाधिकारी को अपने प्रतिस्पर्धी जो होते हैं उनके कार्यों का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई प्रतिस्पर्धी होता ही नहीं है वास्तव में, तथा इसके निर्णय से अन्य उत्पादक भी प्रभावित नहीं होते हैं। यही कारण है कि एक एकाधिकारी अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। एकाधिकार की कुछ दशाएं होती है ना, तो उन कौन कौन सी आधारभूत दशाएं हैं जिनके कारण एकाधिकार पनपता है। तो उसमें सबसे पहली जो दशा है वो है कि वो समरूप वस्तु का अकेला उत्पादक होता है या अकेला विक्रेता होता है। यानी जिस प्रकार की वस्तु वो बनाता है दूसरा उस वस्तु का कोई भी उत्पादक नहीं होता है। दूसरी उसकी दशा है कि समीप का कोई भी स्थानापन्न पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। जैसा कि अभी मैंने परिभाषा में भी बताया था कि जैसी वस्तु का वो उत्पादन करता है वैसी वस्तु का उत्पादन दूसरा कोई भी नहीं करेगा। और तीसरा, उद्योग में प्रवेश पर यानी फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक लगाई जाती है ना। तो उद्योग में प्रवेश के मार्ग में सामान्यतया कुछ बाधाएं पाई जाती है। उन बाधाओं के कारण नई फर्मों के या दूसरी फर्मों के प्रवेश पर रोक लगी रहती है। वो कौन कौन सी बाधाएं? देखिए, सबसे पहले बाधा है सीमित बाजार का होना, है ना। बाजार इतना सीमित होता है कि एक से ज़्यादा फर्म की वहाँ आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरा है फिर कीमत नीति, यानी एकाधिकारी की जो कीमत नीति होती है उसके कारण अन्य फर्में प्रवेश करने को उत्सुक नहीं होती है और उनको ये भय बना रहता है कि एकाधिकारी अपनी वित्तीय सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के कारण कीमत कम करके उनको उस उद्योग में ठहरने ही नहीं देगा। तो इस प्रकार से कि उसकी कीमत नीति के कारण दूसरी फर्में प्रवेश नहीं कर पाती है। फिर है कि कच्चे माल और साधनों पर नियंत्रण। अगर एकाधिकारी का कच्चे माल यानी जिससे वो वस्तु उत्पन्न होती है उस पर और जिस उत्पादन के साधनों से उस वस्तु का निर्माण किया जाता है उन पर एकाधिकारी का नियंत्रण हो सकता है, जिसके कारण वो दूसरी फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक लगा देता है। इसके लिए ये भी हो सकता है पेटेंट राइट्स, यानी एकाधिकारी को किसी वस्तु के उत्पादन अथवा किसी प्रक्रिया के संबंध में सरकार की तरफ से पेटेंट राइट्स मिल जाए तो उस वस्तु का उत्पादन कोई दूसरा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है फिर कि प्रशुल्क व आयात कोटे में सुरक्षा, यानी सरकार द्वारा प्रशुल्क और आयात कोटा जो होता है ये जब वस्तुओं का विदेशों से आयात करते हैं तो उस पर लगने वाली एक राशि है ना, कर है, कर की तरह है। अगर इसके अंतर्गत उस एकाधिकारी को सुरक्षा मिल जाए तो ऐसी स्थिति में दूसरी फर्में प्रवेश करने में हिचकिचाती है या नहीं आ पाती है। इसमें एक ये भी हो सकता है कि एकाधिकारी को कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पर काम भी मिला हुआ हो सकता है, उसके कारण भी दूसरी फर्में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार जिसको ठेका देगी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट देगी वही उस कार्य को करेगा। नेक्स्ट है फिर पैमाने की बचतें। पैमाने की बचतें या किफ़ायतों के कारण भी एकाधिकार की दशा उत्पन्न हो सकती है। उत्पादन बढ़ाने से लागतें घटती है
जिससे नई प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रवेश के अवसर बंद हो जाते हैं। तो कई प्रकार की रुकावटों व प्रतिबंधों के कारण फर्में प्रवेश नहीं कर पाती है तथा एकाधिकार की दशा बनी रहती है। वास्तविक जगत में अगर हम एकाधिकार की स्थिति को देखें तो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। फिर भी जैसे जो सार्वजनिक उपयोगिता वाली वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, जैसे वाटर सप्लाई है यानी पानी की आपूर्ति है, विद्युत की आपूर्ति है, बिजली की आपूर्ति है, रेल है, राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन है, टेलीफोन आदि में जो स्थिति पाई जाती है। टेलीफोन में अब आजकल वो स्थिति नहीं पाई जाती है। पहले टेलीफोन विभाग हुआ करता था और वो एक ही टेलीफोन देता था। आजकल मोबाइल कंपनियां बहुत सी हो गई है, इसलिए उसमें एकाधिकार नहीं रहा है। तो ये एकाधिकार तो नहीं, लेकिन एकाधिकार के बहुत ही समीप माने जाते हैं। तो एकाधिकार की स्थिति को समझने से पहले, है ना, पूर्ण प्रतियोगिता की जानकारी जो हमने विस्तृत रूप से की है वो अधिक स्पष्ट होती है। और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की विभिन्न स्थितियां यानी इन दोनों के बीच की स्थितियां, जैसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, अल्प विक्रेता अधिकार है, द्वैधिकार है, आदि को भी समझने में हमें आसानी होती है। तो एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दो छोर हैं बाजारों के। एकाधिकार की जो स्थिति है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की चरम सीमा मानी जाती है ना, और जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो अपने आप में प्रतिस्पर्धा की चरम सीमा मानी जाती है। तो इन दोनों के बीच में अनेक प्रकार के बाजार पाए जाते हैं, जिनका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो एकाधिकार के लिए इन दशाओं का होना जरूरी होता है। अब ये एकाधिकार जो है अस्तित्व में कैसे आता है ना, तो एकाधिकार के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक है कि उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। जैसा कि अभी मैंने दिखाया था आपको कि प्रवेश पर कैसे रोक लग सकती है। ऐसा कई और भी तरीके से हो सकता है, और उसी के आधार पर जो है प्राय 3 प्रकार के एकाधिकारों का जो है उल्लेख किया जाता है। तो वो 3 प्रकार के एकाधिकार कौन कौन से हैं, या एकाधिकारी शक्ति जो है उसके स्रोत कौन कौन से हैं। कई बार पूछा जाता है कि एकाधिकारी के स्रोत क्या है, तब भी हमें यही बताना है। और अलग अलग प्रकार के कितने प्रकार के एकाधिकार हो सकते हैं, तो उसमें भी हमें यही बताना है। तो सबसे पहला होता है प्राकृतिक एकाधिकार। यह भौगोलिक दशाओं व उद्योग की प्रकृति के कारण हो सकता है। यदि एक फर्म का कच्चे माल पर नियंत्रण हो जाता है तो प्राकृतिक एकाधिकार को जन्म मिलता है। जैसे कई बार एक बहुत बड़ी फर्म स्थापित हो जाती है और उसे बड़े पैमाने की किफायतें मिलने लगती है। अन्य छोटी फर्में उसके समक्ष प्रतियोगिता में नहीं टिक पाती है, इसलिए उस फर्म का उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। दूसरा, वैधानिक या सामाजिक एकाधिकार। नई वस्तु या नई विधि पर एकाधिकार रखने वाली फर्में को जिन्हें पेटेंट का अधिकार मिल जाता है, वो वैधानिक अधिकार को के रूप में आ जाती है। जैसे रेल है, टेलीफोन है, विद्युत है, जल की आपूर्ति है आदि के संबंध में जो एकाधिकार की दशा पाई जाती है वो वैधानिक या सामाजिक एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। सामाजिक या वैधानिक एकाधिकार की स्थिति हम देखते हैं हमारे यहाँ पर जो है बीकानेरी भुजिया के रूप में है ना। बीकानेरी भुजिया को भौगोलिक रूप से पेटेंट मिला हुआ है भौगोलिक श्रेणी के अंतर्गत, जिसके तहत बीकानेर में जो भुजिया बनती है उस भुजिया को ये पेटेंट मिला हुआ है, वो इसे बीकानेरी भुजिया के नाम से बेच सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का वैधानिक और सामाजिक पेटेंट है। नेक्स्ट है फिर ऐच्छिक एकाधिकार। जब कट्टर प्रतियोगिता से उत्पादकों को हानि होने की लगती है या हानि होने की संभावना होती है तो वे एक इस प्रकार का ऐच्छिक सहयोग व संगठन स्थापित कर लेते हैं, है ना, जिसके कई रूप हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि कीमत समझौता, है ना, कीमत के संबंध में ऐच्छिक समझौता कर लेना। कई बार कुल उत्पत्ति को सीमित करके एवं विभिन्न उत्पादकों के बीच इसका वितरण निश्चित करके कीमतें ऊंची रखी जाती है। व्यवहार में प्राय ऐच्छिक समझौतों को टालने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस प्रकार के समझौते भी बाजार में पाए जाते हैं। मान लीजिए बाजार में एक ही वस्तु का जो है माल बेचने वाली कई फर्में हैं, तो वो ये समझौता कर लेती हैं कि हम इससे नीचे कीमत पर माल को नहीं बेचेंगे। जैसे दूध है या मान लीजिए मिठाई की दुकानें हैं, तो लगभग एक जैसी ही कीमतें आपको वहाँ पर मिलेगी, तो वो कीमत का समझौता कर लेते हैं कि हम 400 रुपये किलो से कम मिठाई नहीं बेचेंगे, कोई भी दुकान वाला नहीं बेचेगा। अब कई बार नयों की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ शौरकार संगठन नाम से एक लिस्ट लगी होती है और उसमें भी लिखा होता है जैसे हेयर कटिंग के 50 रुपये निर्धारित कर दिए तो हर दुकान वाला 50 रुपये लेता है। तो इसे हमें कीमत समझौता या ऐच्छिक समझौता कह करके पुकारते हैं।
दूसरा होता है संयोजन या पूलिंग करना, है ना। तो संयोजन या पूलिंग करके प्रत्येक फर्म के अंश का निर्धारण कर दिया जाता है। यह जो होता है वो मात्रा, किस्म, क्षेत्र व समय के अनुसार हो सकता है। तो विभिन्न फर्मों का कुल उत्पत्ति में अंश तय कर दिया जाता है, यानी वो एक संयोजन पूल कर लेते हैं और अंश तय कर लेते हैं कि भाई ये फर्म इतना माल उत्पन्न करेगी, ये फर्म इतना माल उत्पन्न करेगी। अथवा माल की किस्म के अनुसार या क्षेत्र व स्थान के अनुसार उनका विभाजन कर दिया जाता है। कई बार उत्पादन का अलग अलग समय बांट लिया जाता है। कुछ स्थितियों में इन सब में एक साथ समन्वय भी स्थापित किया जा सकता है। तो ये संयोजन करते हैं, पूलिंग करते हैं। पूलिंग का एक उदाहरण पहले देखने को मिलता था, अब आजकल नहीं मिलता है। ये जो ठेकेदार होते हैं, जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, नीलामी करती है, तो वहाँ वो लोग पूलिंग कर लेते हैं कि भाई कोई भी ठेकेदार इससे कम दर पर काम करने के लिए राजी नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसको पूलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्टल। जो कार्टल को जो है वो बिक्री की व्यवस्था के लिए बनाया जाता है। इसके जो अधिकार होते हैं वो विस्तृत भी हो सकते हैं और सीमित भी हो सकते हैं। यह बातचीत व आपसी सहयोग पर आधारित होता है। इसमें शामिल होने वाली फर्मों को उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्रता रहती है। प्रायः एक शक्तिशाली तथा बड़ी फर्म कार्टेल के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। कार्टेल का जो रूप देखने को मिलता है वो हमें जो पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र है ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो ओपेक है, उसको कार्टेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। वो जो भी है उसमें जो सबसे बड़ा देश है ईरान है या इराक है ना, जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वो इस प्रकार से बिक्री को सीमित करते हैं ना। कई बार वो तेल को निकालना कम कर देते हैं जिससे तेल की कीमतें बढ़ जाती है। तो वो अपने लाभ के लिए या उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हो उसके लिए एक इस प्रकार का सहयोगी संगठन बना लेते हैं जिसे हम कार्टेल कहते हैं। नेक्स्ट है फिर ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट जो होता है वो एक स्थायी संगठन होता है जो कई फर्मों को मिला करके अथवा एक फर्म में सबको विलीन करके बनाया जाता है। इससे बड़े पैमाने की किफ़ायतें बढ़ जाती है तथा लागतें कम हो जाती है। कई बार छोटी छोटी फर्में होती है ना, तो छोटी छोटी फर्मों से नुकसान होता है तो एक बड़ा संगठन बना लेते हैं। जैसे आप देखेंगे नेशनल हैंडलूम कॉरपोरेशन, है ना, ये इसी प्रकार से एक ट्रस्ट का उदाहरण है। उसमें बहुत से लोग काम करते हैं और वास्तव में वो किसी एक मालिक का नहीं है, अलग अलग दुकानें अलग अलग लोगों को दी हुई है जो नेशनल हैंडलूम कॉरपोरेशन के नाम से रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और इस प्रकार से वो कई सारी फर्में उसमें काम करती है। और इससे क्या होता है कि उनको बड़े पैमाने पर जब उत्पादन होता है या बड़े पैमाने पर बिक्री करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें पैमाने की किफ़ायतें या पैमाने की बचतों का लाभ मिलने लगता है। भारत में व्यावसायिक समूह व परिवारों के निर्माण से अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। जैसे हम कहते हैं अंबानी परिवार, है ना, टाटा परिवार, अडानी परिवार। तो ये जो व्यावसायिक परिवारों का निर्माण हो जाता है तो उससे एकाधिकारी प्रवृत्ति बढ़ती है। एक बड़ा जो व्यावसायिक घराना है उसके अंतर्गत कई सारी कंपनियां आ जाती है जिन पर प्रमुख नियंत्रण उसी विशिष्ट व्यावसायिक घराने या औद्योगिक समूह का हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने एकाधिकार किसे कहते हैं, एकाधिकार की दशाएं किस प्रकार से पाई जाती है और उद्योग में फर्मों के प्रवेश के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं तथा एकाधिकारी शक्ति के स्रोत क्या हैं तथा एकाधिकारी कितने प्रकार के हो सकते हैं या किस प्रकार से हो सकते हैं, उनका अध्ययन किया है।